आज हमारा टॉपिक है शैक्षिक मापन। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है और इसकी परिभाषा और इसके विभिन्न प्रकारों को आज हम देखेंगे। और शैक्षिक मापन के कौन कौन से लाभ हैं, तो आज की वीडियो में हम इसे पूरा देखेंगे। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके टैट, सी टैट, सुपर टैट, KVS, GSSB, टीचिंग रिलेटेड सभी एग्ज़ामों में, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर तक ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और नेट और PhD भी जो बच्चे देते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और साथ ही साथ DLED जो 3rd सेमेस्टर का है उसका भी एक विषय है शैक्षिक मापन और मूल्यांकन। तो उन बच्चों के लिए भी ये क्लास आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शैक्षिक मापन किससे कहते हैं। तो शैक्षिक मापन को जानने के लिए सबसे पहले हम शैक्षिक मापन का अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए, शैक्षिक मापन का अर्थ है, शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को उपयोगिता और छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक उपलब्धियों आदि को निश्चित मानकों के आधार पर देखा परखा जाता है एवं उन्हें निश्चित मानक शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। शैक्षिक मापन अब एक विस्तृत एवं व्यापक प्रत्यय है। इसे मानसिक मापन भी कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत मानसिक प्रक्रिया के विभिन्न प्रत्ययों जैसे बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति आदि को शामिल किया जाता है। अब देखिए, मापन देख लेते हैं कि मापन शब्द जो है इसका क्या तात्पर्य है। तो मापन शब्द से किसी वस्तु के मापने या नापने का भाव क्या करता है, स्पष्ट करता है। यह बात सामान्य व्यवहार की है, किंतु इसी को जब शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो यह मानव के विभिन्न व्यवहारों एवं समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। इस विषय में व्यक्ति को स्वतंत्र इकाई मानकर उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और ये समस्या कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए, जैसे कि विज्ञान विषय के अध्ययन में क की अपेक्षा ख को अधिक परेशानी का अनुभव क्यों होता है। इस तरह की समस्याओं के लिए मापन के द्वारा ही इस क्यों का जवाब ढूंढा जाता है। बुद्धि को मापन द्वारा आंका जाता है और व्यक्ति परीक्षण का मापन ही एकमात्र साधन है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मापन का क्या अर्थ कहा जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि अगर इसी को हम लोग वैज्ञानिक आधार पे अगर इसको मापें तो उसमें क्या, क्यों, कैसे वाली चीज़ें आ जाती हैं जिसमें तर्क, या कह सकते हैं कि जिसमें तर्क शक्ति का या लॉजिकल बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। वहीं हम आज ये देख लेते हैं कि शैक्षिक मापन की, तो मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि शैक्षिक मापन के अर्थ से क्या समझते हैं और मापन क्या है मुख्य रूप से। और आइए अब इसके आगे चलते हैं कि शैक्षिक मापन की परिभाषा। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं शैक्षिक मापन के विषय में। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए, विभिन्न शिक्षाविदों एवं वैज्ञानिकों ने मापन को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे ब्रैडफील्ड कहते हैं कि मापन किसी मापी जाने वाली वस्तु के गुणों को अंगों के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया है जो उस व्यक्ति की स्थिति को जहाँ तक संभव हो ठीक ठाक अंकित कर सके। मतलब ब्रैडफील्ड का कहना है कि मापन किसी भी मापी जाने वाली वस्तु के गुणों को अंगों के रूप में प्रकट करने वाली वह प्रक्रिया है जो उस वस्तु की स्थिति को क्या कर सकता है, जहाँ तक संभव हो ठीक ठाक अंकित करता है। वैसे ही हेल्प स्टेट के अनुसार ये कहते हैं कि मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी स्थायी या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। तो ये इन लोगों की परिभाषा। अब आइए देख लेते हैं कि मापन के कुछ कार्य भी हैं। तो एक एक करके मापन के कार्य को देख लेते हैं। जैसे पहला मापन का कार्य जो है वो वर्गीकरण है। जब शैक्षिक मापन के परिणामों के आधार पर छात्रों को विभिन्न वर्गों में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो छात्रों को श्रेणी देना, रैंक देना, विज्ञान या कला आदि देना इसी के द्वारा
होता है, मतलब कि छात्रों को किस कैटेगरी में रखना है। तो सबसे पहले इसका कार्य है कि छात्रों को उनके अलग अलग तरह से वर्गीकरण कर दिया जाए, उनकी श्रेणी के अनुसार, उनके रैंक के अनुसार, उनके सब्जेक्ट के अनुसार। वहीं दूसरा जो है पूर्व कथन, तो दूसरी जो इसके कार्य हैं पूर्व कथन, अर्थात शैक्षिक मापन द्वारा बुद्धि, लब्धि, रुचि, अभिवृत्ति आदि का मापन कर छात्रों के भावी कार्यक्रमों हेतु भविष्यवाणी या पूर्व कथन किया जा सकता है। मतलब कि शैक्षिक मापन के द्वारा क्या कर सकते हैं, छात्रों की बुद्धि लब्धि नाप सकते हैं, उनकी रुचि को देख सकते हैं, जांच सकते हैं, उनकी अभिवृत्ति को जांच सकते हैं, आदि का मापन करके क्या कर सकते हैं, छात्रों के भावी कार्यक्रमों, उनके कौन कौन से, उनके विषय में कौन कौन से कार्यक्रम होने चाहिए, उसकी आप क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी या पूर्व कथन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से तीसरी जो इसकी कार्य हैं वो तुलनात्मक कार्य हैं, अर्थात मापन द्वारा प्राप्त परिणामों के द्वारा विभिन्न छात्रों के मध्य उनमें आपस में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो ये मापन का एक बहुत ही विशिष्ट कह सकते हैं कि कार्य है, तुलनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि परामर्श व निर्देशन। तो जब मापन के द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर छात्रों का शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में मार्गदर्शन करना शैक्षिक मापन का एक क्या होता है, मुख्य कार्य होता है कि छात्रों का किस तरह से मार्गदर्शन किया जाए और किस तरह से शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ये छात्रों को परामर्श दिया जाता है या उनको निर्देश दिया जाता है, तो ये भी मापन का एक मुख्य कार्यों में से एक है। वहीं आइए देख लेते हैं निदान, अर्थात शैक्षिक मापन के द्वारा क्या किया जाता है, बालकों के अधिगम व अन्य क्षेत्रों में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं एवं उनके कारणों को जानना और शैक्षिक मापन का महत्वपूर्ण कार्य है। तो जब तक हम बच्चे की समस्या नहीं जानेंगे, तब तक उनकी कठिनाई को नहीं जानेंगे, उनकी समस्याओं को नहीं जानेंगे, तब तक उसकी कठिनाई को दूर नहीं किया जा सकता है। अर्थात निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब निदान हो जाता है तो उसका उपचार भी, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और जो चौथा कार्य छठा अन्वेषण कार्य है वो जो है शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रकार के शोध एवं अनुसंधान कार्यों में मापन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब अन्वेषण करते हैं, जब अनुसंधान करते हैं, जब कुछ शोध करते हैं, तो किसमें, शिक्षा व मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो अनेक प्रकार के क्या करने पड़ते हैं, उस विषय से संबंधित शोध करने पड़ते हैं। अनुसंधान कार्यों में मापन के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात मापन उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इनके कुछ प्रमुख ये कार्य हैं। अब आइए देख लेते हैं शैक्षिक मापन की प्रमुख विशेषताएं। तो शैक्षिक मापन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो शैक्षिक मापन की जो विशेषता है वो शिक्षा मनोविज्ञान में एक बहुत ही विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है और एक बहुत महत्वपूर्ण एक अपना वैल्यू रखता है। जैसे कह रहा है कि आधुनिक युग मापन का युग कहा जाता है, यद्यपि मापन की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, फिर भी कई दृश्यों से यह महत्वपूर्ण माना जाता है। शैक्षिक मापन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहला कह रहा है कि शैक्षिक मापन अंकिक होता है, अर्थात कह सकते हैं कि शैक्षिक मापन का संबंध अंकों से होता है। हम मापेंगे किसी को किस तरह से, वैल्यू से, उसके क्वांटिटी से, उसकी क्वालिटी से या अंकों से। तो वही कह रहा है कि अंकों अथवा उसको मापन कहा ही नहीं जा सकता। शैक्षिक मापन का यहाँ पे उद्देश्य क्या है, या यहाँ पे एक अलग विशेषता क्या है कि शैक्षिक मापन के उपयोग से ही अंकों, मानकों, औसत आदि की प्राप्ति होती है। तो बस अंकों की प्राप्ति नहीं होती है, उसके औसत की भी, उसके मानकों की भी, आदि विषय वस्तु की क्या होती है, प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी विशेषता देख ली जाए तो मापन की इकाइयों में अभिव्यक्ति। शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन के लिए वास्तविक प्राप्तांकों को किसी समान आधार पे व्युत्पन्न फलांकों में परिवर्तित किया जाता है और प्रमाणित फलांक तथा टी फलांक इसके उदाहरण हैं।
तो ये कुछ जो है फलांक जो हैं या फलांक जो उसका फलांक मतलब कि जो उसकी प्राप्ति होती है, तो ये मापन की इकाइयों में व्यक्त करते हैं। वैसे ही तीसरी विशेषता है शैक्षिक मापन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो शैक्षिक मापन में निरपेक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कह रहा है कि जितनी ही अप्रत्यक्ष गुण व विशेषताएं होती हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। व्यास की लंबाई का भार तो प्रत्यक्ष विशेषता है, किंतु बुद्धि, उपलब्धि, छात्र आदि को कार्य एवं व्यवहार के आधार पर ही मापा जा सकता है। तो मतलब कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि हम अगर किसी भी मान लीजिए मैथमेटिकली अगर हम कुछ भी जोड़ गुणा घटाना कुछ भी करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई भार से उसको माप सकते हैं। लेकिन वही अगर हम जो है किसी भी व्यक्ति की बुद्धि, उपलब्धि और या किसी भी छात्र को के बुद्धि लब्धि को मापना हो तो हम किस तरह से माप सकते हैं उसके कार्यों और व्यवहारों के आधार पर उसे मापा जा सकता है। तो ये समझ में आया। अब देखिए त्रुटिहीन मापन असंभव। जब भी हम मापन करते हैं तो वो त्रुटिहीन मापन नहीं करेंगे, त्रुटिहीन मापन करेंगे तो वो असंभव हो जाएगा। अर्थात जहाँ प्रत्यक्ष मापन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है यहाँ पर त्रुटिहीन आ पाना असंभव है। यह त्रुटियों का मानव गुणों के अध्ययन में आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, यही बात अध्ययनकर्ता के पूर्वाग्रह और पक्ष पर भी प्रभाव आ सकता है, इससे भी शुद्धता पर प्रभाव पड़ता है। तो ये देख सकते हैं कि क्या होगा अगर हमारा कोई भी जो विषय वस्तु होगा वो त्रुटि, उसमें कोई त्रुटि होगी तो उसका हम सही से मापन कैसे कर सकते हैं। तो जब तक वो शुद्ध नहीं रहेगा तो शुद्धता से उसका परिणाम भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये कहने का अर्थ है। अब आइए पांचवी जो विशेषता देख लेते हैं कि शैक्षिक मापन निरपेक्ष नहीं है। अर्थात शैक्षिक मापन के द्वारा प्राप्त अंकों या आंकड़ों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पर कोई ना कोई परिणाम अदृश्य ही प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण में कह सकता है कि यदि एक कक्षा में 4 छात्र 100% अंक प्राप्त करते हैं तो इसके लिए उनकी कक्षा के अन्य छात्रों के प्राप्तांकों का औसत भी ज्ञात करना पड़ेगा। फिर दोनों की तुलना करके कोई जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, मतलब सापेक्ष और निरपेक्ष। तो कह रहा है कि शैक्षिक मापन निरपेक्ष नहीं है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि शैक्षिक मापन के द्वारा जब भी हम प्राप्त अंक या जो भी हमारे पास आंकड़ा होता है उसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पर उसका कुछ ना कुछ तो हमें परिणाम प्राप्त होगा ही। तो वही कह रहा है। अब आइए देखिए मापन की उपयोगिता और महत्व, कि मापन की उपयोगिता और महत्व क्यों है या क्यों आवश्यक है। तो देखिए मापन की उपयोगिता की बात की जाए तो मानक मापन से बालकों के अतीतकालीन अधिगम के अनुभव का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, कि वो अतीत में या मतलब उसकी ऐतिहासिक रूप से वो उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, उसका बैकग्राउंड क्या रहा, उसका वातावरण क्या रहा, उसका परिवार, उसका बहुत सारा चीज़ें अगर उसके बालक के अतीत से जुड़ी चीज़ें हैं तो उससे कुछ चीज़ों का मूल्यांकन किया जा सकता है, उसके कुछ विषय वस्तु का। दूसरी जो उपयोगिता या महत्व है वो कह रहा है कि मापन से अपनी त्रुटियों का ज्ञान होने पर अधिगम व शिक्षण के क्षेत्र में सुधार भी किया जा सकता है। मतलब मापन करेंगे जब तो उसमें हमारी जो भी त्रुटियां हैं उसका भी ज्ञान प्राप्त होगा और अधिगम शिक्षण क्षेत्र में जो भी सुधार करना हो उसमें भी किया जा सकता है। शिक्षण विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मापन का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो हम मापन का सहारा भी ले सकते हैं। वहीं चौथी उपयोगिता इसकी है कि मापन के द्वारा ही शिक्षण के क्षेत्र में प्राप्त सफलताओं को आंका जा सकता है। ठीक है, और पांचवी उपयोगिता है कि मापन को शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में अंक प्रदान करने, उन्नति की मापन करने, ठीक है, उन्नति की मापन करने
उन्नति की मापन करने, पथ प्रदर्शन तथा पाठ्यक्रम में प्रगति तथा परिवर्तन करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये कुछ उपयोगिता इसकी हो सकती है। और छठी उपयोगिता ये हो सकती है कि छात्रों की प्रगति विषय विशेष लोकप्रियता में मापन के द्वारा ही मापा जा सकता है कि छात्रों की क्या प्रगति हुई है। तो भाई उसको मापना होगा ना, उसकी विषय विशेष में क्या उसकी रुचि है, लोकप्रियता है। तो ये माप, जब तक हम उसको मापन नहीं करेंगे तब तक हम उसको माप नहीं सकते हैं। सातवीं उपयोगिता है कि समुदाय एवं अभिभावकों को विद्यालय की नीतियों, उद्देश्यों एवं उपलब्धियों से अवगत कराने के लिए मापन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब भी विद्यालय की नीति या उसका जो भी उद्देश्य है या उसकी जो भी उपलब्धि से उसको अवगत कराने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? मापन का सहारा लेते हैं। मात्र छात्रों का ही नहीं अपितु छात्रों के मूल्यांकन के लिए भी मापन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बस छात्रों के लिए मापन की ज़रूरत नहीं है, शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए भी मापन की आवश्यकता होती है या मापन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वैसे ही जो नौवीं उपयोगिता है कि शोध कार्य में विभिन्न क्षेत्रों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए मापन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई जो भी शोध होते हैं तो उसमें तुलनात्मक अध्ययन करके हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, मापन कर सकते हैं और फिर उसका हम जो भी है मतलब उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दो विद्यालयों, दो समूहों या दो छात्रों की उपलब्धियों, बुद्धि स्तर, रुचियों, अभिवृत्तियों के मापन से ही निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। दो छात्रों का क्या करा है कि दो छात्रों या दो विद्यालयों की उपलब्धि क्या है, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी अभिवृत्ति के मापन से ही हम क्या कर सकते हैं? उस विषय वस्तु का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट जो उपयोगिता है और लास्ट, मापन से विषयगतता समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ मापन की कुछ महत्वपूर्ण क्या है, ये आपके उपयोगिता या महत्व हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शैक्षिक मापन की हमने देखा कि इसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके क्या कार्य हैं, इसके क्या महत्व हैं। अब लास्ट हम देख लेते हैं कि शैक्षिक मापन की सीमाएं क्या क्या हैं। देखिए इसकी लिमिटेशन है कुछ, जैसे लिमिटेशन ये है कि मापन की सबसे बड़ी सीमा यह है कि जिस वस्तु का मापन हमें करना होता है उसी के रूप में का, उसी के स्वरूप का निर्णय हम एक ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एक जैसा निर्णय नहीं कर पाते हैं। मापन का क्षेत्र अत्यंत संकुचित एवं सीमित होता है। मापन दो ऐसी शील गुणों के मध्य विभेद स्पष्ट नहीं कर पाता, जैसे शैक्षणिक अभिरुचि तथा सामान्य बुद्धि, चरित्र आदि। मापन का रूप व्यवस्थित होता है और यह अतः इसकी प्रक्रिया भी जटिल होती है। तो इतना आसान नहीं है मापन को एकदम शुद्ध रूप से माप लेना। मापन के अंतर्गत हम जिन शील गुणों का मापन करते हैं वे अमूर्त एवं सूक्ष्म होते हैं, जैसे व्यक्तित्व शब्द का अर्थ शिक्षक होता है। ठीक है, मनोचिकित्सक, मार्ग निर्देशक, लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग लगाते हैं। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो मापन के द्वारा हमें किसी व्यक्ति या प्रक्रिया के बारे में मात्र सूचनाएं मिलती हैं, यह कोई निर्णय प्रदान नहीं करता है। और नेक्स्ट जो है हमारी लिमिटेशन वो कह रहा है कि मापन के अंतर्गत मापी जाने वाली विशेषताओं का अभौतिक, अस्थिर तथा परिवर्तनशील होना मापन की प्रमुख सीमाएं हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको शैक्षिक मापन की प्रमुख चीज़ें जो बताया आज की क्लास में, और इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो ये आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त हो सके। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।